ever thought of becoming a chartered accountant? Then this one is for you. 4 very common myths related to CA course. Myth number 1, only genius can do CA. But the reality is, anyone with sincerity, dedication and hard work can do CA. Myth number 2, CA pass percentage is very bad. Everyone failed, course is very hard. But the reality is, the average pass percentage of CA examinations are 10 to 40%. It's better than the other professional examinations. Number 3, CAs are just accountants. But the reality is, CAs have a very diverse career path in banking, investment, finance, etc. Number 4, CA students have no social life. But the reality... Hi dear students. अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के लिए Jan 2025 के MCQs का solution लेकर आ रहा हूँ. I'll be posting this video after your CMA exam. तो भाई ये जो ultimately आप देखेंगे Jan 2025 का पेपर, and lot of confusions were created among students. सर इसके अंदर हमारे कुछ MCQs हैं, उसके आंसर्स मैच नहीं कर रहे थे. तो भाई आप एक काम करना, अपने कैलकुलेटर्स निकाल लीजिए और अपने आंसर्स को मैच कराने की कोशिश करें. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया, 1 अप्रैल 2019 ब्लैक लिमिटेड ने एक गवर्नमेंट ग्रांट उनको रिसीव हुआ 15 लाख रुपए का, और उन्होंने मशीन जो है उससे खरीदी 50 लाख रुपए. ग्रांट क्रेडिट करा उनको मशीन की कॉस्ट के अंदर. दैट मींस यहां पर उन्होंने फॉलो करा है एसेट कॉस्ट रिडक्शन मेथड. याद रखिएगा, इट इज कॉल्ड एज एसेट कॉस्ट रिडक्शन मेथड फॉलो करा है. तो लाइफ ऑफ मशीन है वो आपके पास 10 इयर्स का है, और उसकी जो रेसिडुअल वैल्यू है बच्चा आपके पास 10 ईयर बाद 5 लाख आती है. कंपनी चार्ज करती है डेप्रिसिएशन SLM बेसिस पे. अच्छा, फिर 2019 के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 इयर्स के बाद अप्रैल 2021 में वहां पर बोलता भैया कुछ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस की वजह से ग्रांट को रिफंड कर दिया. ठीक है. 31 मार्च 2023 को ब्लैक लिमिटेड जो है उनके पास कुछ इंडिकेशंस आई कि जो उसकी रिकवरेबल अमाउंट है वो अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 28 लाख हो जाएगी. दैट मींस आपको इंपेयरमेंट लॉस होने के चांसेस. फिर लिखता है कि आपके पास अब रिवाइज यूजफुल लाइफ सिर्फ रह जाएगी 4 साल. दैट मींस आपने तो इंपेयरमेंट लॉस देखा, वहां पर पॉसिबल हो सकता है. दूसरा भाई वहां पर क्या है, जो यूजफुल लाइफ है वो रिवाइज्ड होकर सिर्फ 4 साल रह जाए, और रेसिडुअल वैल्यू 0. अप्रैल 2024 में कंपनी ने एक वहां पर कैश पे किया 2 लाख रुपए का, और एक नई मशीन 18 लाख रुपए की परचेज. अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली कंपनी को आपको ये सारे क्वेश्चंस आंसर करने हैं. मशीन का 2021 में कैरिंग अमाउंट क्या होगा. देखो, एक सिंपल सा फंडा है जो आपको मैं पहले यहीं पे बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई अप्रैल 2021 अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पास 2021 में उसने कैरिंग अमाउंट पूछा. पहले स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2019. जब उसने मशीन खरीदी, मशीन वॉज 50 लाख रुपए. उसमें आया दोस्त गवर्नमेंट ग्रांट, तो मशीन की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो रह गई 35 लाख रुपए. राइट. अब अगर मैं सपोज आपसे डेप्रीसिएशन की बात करूं तो 35 लाख दैट इज द नेट कॉस्ट ऑफ मशीन, माइनस 5 लाख रुपया बटा उसका रह गया रेसिडुअल वैल्यू. दैट मींस एनुअल डेप्रीसिएशन जो आपके पास हर साल चार्ज होगा दैट विल बी 3 लाख रुपए. ठीक है. 3 लाख की भाई टोटल डेप्रीसिएशन अपने पास हर साल चार्ज होगी. अब अप्रैल 19 में जो मशीन जिसका बैलेंस आपके पास 35 लाख था, 1920 में दोस्तों 1920 में उसके ऊपर 3 लाख का पहले डेप्रिसिएशन एक लगा. 2021 में 3 लाख का डेप्रिसिएशन एक लगा. तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर है कि भाई अप्रैल 2021 में मेरे पास मशीन की डेप्रिसिएशन लगाने के बाद की कैरिंग अमाउंट मतलब WDV कितनी थी, 9 लाख. तो भाई आप इसमें चेक कर सकते हो, आपका ऑप्शन क्या बनता है, डी. ओके. नाउ द क्वेश्चन 2 वाज अ डिफरेंट स्टाइल, थोड़ा सा अच्छे वाला क्वेश्चन था. बोलता है यार अब एक बात बताओ, 31 मार्च 22 को कितनी डेप्रीसिएशन चार्ज होगी. 31 मार्च 22 को भाई साहब डेप्रीसिएशन कितनी चार्ज होगी. अब यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा ऑप्शंस आता है, मैं आपको बता देता हूँ. जैसे सपोज कर लीजिए कि अप्रैल 2021 में
आज अगर मशीन का WDV 29 लाख है, क्वेश्चन में एक इंस्ट्रक्शन थी कि भाई उसने अप्रैल 2021 में कुछ कंडीशंस नहीं फुलफिल करी तो उसको सारा ग्रांट वापस कर। अब यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है दो तरीके से सॉल्व, डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शंस कई बार हमें सॉल्व करना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा भाई साहब, यहाँ पर क्या है, अगर मुझे सारा ग्रांट रिफंड करना पड़ जाता है तो भाई सारा ग्रांट वापस से मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो मशीन का जो बैलेंस है वो बन जाता है 44 लाख का। अच्छा, अब अगर 2 साल बीत गए तो जो हमारे पास रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रहती है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, तो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ दोस्त आपके पास रह जाती है 10 में से 2 साल निकल के कितना रह गया, 8 साल। अब इसको ट्रीट करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते। अगर मैं ऑप्शन 1 की बात करूं तो ऑप्शन 1 में हम क्या करते थे, 44 लाख का अगर आपके पास आज एसेट का WDV है, 8 साल उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, तो जब आप 44 लाख को 8 से डिवाइड करते हो तो आपके पास भाई मेरे यहां पर आ जाता था 5.5 लाख। अब 5.5 लाख की डेप्रीसिएशन आपकी एनुअल, राइट। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये थी, अगर आप ऑप्शंस में चेक करते हो तो डेप्रीसिएशन भाई जो 2022 में आपने चार्ज करनी 5.5 लाख ऑप्शन में नहीं। तो अगर 5.5 लाख ऑप्शन में नहीं था, बिकॉज ऑब्वियसली फिर आपको फिर इसके अंदर एक सेकेंड ऑप्शन लगाना पड़ेगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर 2। अब इस केस में भाई 29 लाख जो है उसके ऊपर आप जो पुरानी डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो, जैसे कि आपको पता है 3 लाख रुपीस आप चार्ज कर रहे थे, आप वही चार्ज करते। अब जो रह गया 15 लाख, उसमें और एसेट की वैल्यू में इंक्रीज हुआ। दोस्तों 15 लाख एसेट की वैल्यू में और इंक्रीज, तो भाई 15 लाख जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है आपके पास फॉर रिमेनिंग 8 ईयर, राइट। तो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ द एसेट इज 1,87,500 एज ए डेप्रीसिएशन। तो भाई इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो 29 लाख और 15 लाख है उसको अलग अलग करके देख सकते हैं। 29 लाख जो है उसके ऊपर एक रेगुलर डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है 3 लाख रुपीस, और जो 15 लाख है उसके ऊपर आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी फॉर द रिमेनिंग यूजफुल, बिकॉज 15 लाख इज एडेड आफ्टर 2 इयर्स, राइट। तो यहां पर अगर आप देखोगे 3 लाख प्लस 187,500, जब इसको हम कंबाइन करते हैं द टोटल डेप्रिसिएशन फॉर दिस पर्टिकुलर ईयर इज 4,07,500. So this will be the depreciation charged on 31st March 2022. Here is the option that is, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आपके पास बताते हैं कि भाई आपके पास इम्पेयरमेंट का कितना बैलेंस हम पीएल में शो करें। देखिए इम्पेयरमेंट का कितना बैलेंस पीएल में शो करेंगे। सी नाउ द पॉइंट इज वी हैव टू चेक आउट द डेट्स इन द क्वेश्चन। भाई अपने पास जो इम्पेयरमेंट आ रहा है वो 31 मार्च 2022 को आ रहा है, ओके। तो भाई अगर आप इसमें चेक करते हो, हमारे पास अप्रैल 21 में मशीनरी का बैलेंस था 29 लाख। हमने वहां पर उसमें एडिशंस करी, और एडिशंस करने के बाद मशीनरी का बैलेंस हो गया दोस्त 44 लाख। सी आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग इन वेरी डिटेल नाउ। एज पर द रूल इन 21-22 we have charged depreciation of 4,87,500, and again obviously in 22-23 we have charged depreciation of 4,87,500 again. तो भाई 44 लाख में से हमारे पास 487,500 एंड 487,500 का डेप्रिसिएशन दो बार लगा, दैट मीन्स द बैलेंस ऑन अप्रैल 23 that works out to be 34,25,000, okay. बट इसमें अगर आप क्वेश्चन को चेक करते हो ऑन 31st March 23 द रिकवरेबल वैल्यू इज 28 लाख रुपीस, so the recoverable amount is actually 28 lakh rupees, right? So which actually gives you, इसमें आप चेक कर लीजिएगा भाई, which actually gives you a loss of 6,25,000, and that will be your impairment loss which will be debited to P. So इसके अंदर जो ऑप्शन आता है
आप देखोगे भाई 6,25,000 का इम्पेयरमेंट लॉस का आपके पास ऑप्शन आ, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ मूविंग ऑन टू ऑप्शन नंबर डी, आपके पास मशीन में प्रॉफिट और लॉस का एक्सचेंज में क्या होगा। अब देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई अप्रैल 24 में हमारे पास अब मशीन की जो वैल्यू होगी, एज यू नो हमने इम्पेयरमेंट लॉस शो कर दिया, तो भाई हमारे पास आज की डेट में मशीन का जो बैलेंस होगा, बैलेंस अगर मैं आपसे बात करता हूं अप्रैल 23 में, अब मशीन का जो कैरिंग अमाउंट होगा वो 28 लाख होगा। मशीनरी की जो आपके पास लाइफ है वो रिवाइज्ड हो गई। रिवाइज्ड हो गई तो भाई अगर हम इसको देखते हैं तो हर साल का डेप्रिसिएशन अब पड़ा 7 लाख, बिकॉज ऑब्वियसली मशीन की वैल्यू रिवाइज्ड होके हमारे पास 4 साल की हो। तो द डब्ल्यू डी वी from April 2023 to April 2024 would be 28 lakh after charging a depreciation of 7 lakh। मेरे पास बच्चा यहाँ पर 1 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद अप्रैल 24 में WDV जो होगा दैट विल बी 21 लाख, राइट। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, उसने क्या बोला है कि भाई आपने जो मशीन नई ली है, जो न्यू मशीन आप ले रहे हो, उसके अंदर आपका पास प्रॉब्लम क्या है भाई, आप यहां पर 2 लाख रुपए कैश पे कर रहे हो और एक नई मशीन आप 18 लाख रुपए की भी, मतलब आपको 18 लाख की नई मशीन आ रही है। दैट मीन्स अगर मैं देखूं तो लॉजिकली अगर हम इसको चलें तो लॉजिकली भाई यहां पर क्या प्रॉब्लम है कि ओल्ड मशीन में एक आपको दे रहा हूं, उसकी बैलेंस आज है 21 लाख और मैं आपको साथ में कैश पे कर रहा हूं 2 लाख रुपए, ठीक है। तो 23 लाख का मैं आपको एक हिसाब से सामान दे रहा हूं और आपसे जो मैं न्यू मशीन ले रहा हूं, अगर मैं चेक करूं भाई, न्यू मशीन आपसे ले रहा हूं 18 लाख रुपए की, तो भाई यहां पर एक्चुअली में अगर हम देखें ना, एक्चुअली में हमें लॉस होता है 5 लाख। बट अगेन द प्रॉब्लम अराइजेस ऑप्शंस। तो ऑप्शंस जो हैं अगर आप देखोगे 5 लाख की ऑप्शन नहीं, देयर इज नो ऑप्शन इन 5 लाख। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी कैन डू इज, रादर आपको मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि भाई इसमें फिर हमारे पास एक ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम ये आंसर लिख सकते, बेस्ट रहेगा कि भाई ओल्ड मशीन आप 21 लाख की दे रहे हो, न्यू मशीन जो है वो आप 18 लाख की दे रहे हो, आ रही है आपके पास, सॉरी। तो आपको ओल्ड मशीन जो है, इग्नोरिंग कैश वाला पार्ट, हमारे पास लॉस कितना आ रहा है इफ वी टेक ओनली मशीन टू मशीन। अगर हम सिर्फ मशीन टू मशीन का अगर आपस में एक्सचेंज देखें तो हमारे पास लॉस कितने का आ रहा है भाई, 3 लाख रुपीज। तो दोस्तों यहां पर आपके पास लॉस आ रहा है 3 लाख रुपीज का, तो ये इसके लिए बेस्ट ऑप्शन का आंसर, राइट। ओके भाई एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं, दीज आर आंसर्स विच आर सजेस्टेड बाय मी, राइट। आईसीए अपनी एजम्पशंस लेकर थोड़े बहुत आंसर जो है वो चेंज कर सकता है। ओके नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई केस स्टडी 2 की। AS22 का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ऐसा सेम क्वेश्चन जो हमारी ICM बुक जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उसके अंदर वेरी सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपको ऐसा लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 14। भाई आपको लिखा क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट गिवन है स्टार लिमिटेड की, डेफर्ड टैक्स एसेट अगर आप इसमें नोटिस करते हैं 120 का, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2,10,000 की आपको लिखी हुई, दैट इज फाइन। आप इसमें आगे चेक करिए, आपको डेप्रीसिएशन एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स 12 लाख लिखा है, डेप्रीसिएशन एज पर इनकम टैक्स रिकॉर्ड्स इज एक्चुअली 18 लाख, ओके। फिर आपको लिखा है इंटरेस्ट पेड अकाउंटेड इन बुक्स ऑन अक्रूवल बेसिस बट इट इज एक्चुअली पेड ऑन 2024। सो गाइस याद रखिएगा, हमने बुक्स में इसको दिखा दिया बट इसकी पेमेंट हुई है अगले साल, तो दैट मींस इट इज अलाउड बाय टैक्स अथॉरिटीज नेक्स्ट ईयर। ओके फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के खर्चे जो हमारे टैक्स पर्पसेस के लिए हमें अलाउ कर दिए गए थे, याद रखना वो अलाउ कब करने थे, 2023-24 में। बच्चा याद रखना उसको अभी हमने क्या करा, डिसअलाउ कर दिया 2020। तो हमारा करंट ईयर कौन सा है, अगर हम क्वेश्चन को चेक करें 2023-24 का है, तो मतलब हम लोग को 2023-24 में पिछले साल का एक खर्चा है जो एक्चुअली में अलाउ होगा, राइट। ये पिछले साल डिसअलाउड था, इस साल अलाउड होगा।
फिर आपके पास अनअमोर्टाइज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स, फिर आपके पास डोनेशन है और टैक्स रेट दिया हुआ है 20%। अब आपको बोला क्या है भाई कि आप बताइए डेफर्ड टैक्स एसेट क्या होगा एज ऑन 31 मार्च 2020 को। मैं आपको रादर रिकमेंड करूंगा बेटा ये जो 5th क्वेश्चन है इसको बाद में करना, पहले हमें क्या निकाल लेना चाहिए, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होगा, इसको हमें पहले निकाल लेना चाहिए, राइट। तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बच्चा मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूं, 5 पे वापस आते हैं। पहले बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डेप्रीसिएशन जो है एज पर अकाउंट्स एंड डेप्रीसिएशन एज पर टैक्स। अगर आप देखते हो बच्चा एज पर अकाउंटिंग बुक्स इट इज 12 लाख एंड एज पर टैक्स बुक इट इज 18 लाख, राइट। इफ यू रिमेंबर मेरा जो क्लास में फंडा होता था ए माइनस बी वाला, हम इसको ए लेते थे इसको बी लेते थे। इफ इट इज नेगेटिव दैट इज 6 लाख विच कमिंग आउट टू बी नेगेटिव, दैट मीन्स यू हैव टू क्रिएट डीटीएल। इट्स वेरी सिंपल फंडा, आपको डीटीएल बनाना है। तो भाई इसके ऊपर 20% का टैक्स रेट है, तो 1,20,000 का आपको डीटीएल बनाना, ठीक है। हमारे पास क्लास में एक मेथड मैंने कराया हुआ दैट इज ए और बी, हम अकाउंटिंग वाले को ए टैक्स वाले को बी माइनस करा, अगर फिगर नेगेटिव में आती तो उसको हम लोग वहां पर डीटीएल क्रिएट करते थे, और अगर पॉजिटिव है तो डीटीए। ओके, अब यहाँ पर दिक्कत क्या है मेरे भाई कि डीटीएल का अभी आपके पास 120 का आपके पास एक अमाउंट आ रहा है। अगर आप क्वेश्चन को चेक करोगे तो डीटीएल का ऑलरेडी एक अमाउंट आपको पुराना बैलेंस लिखा है 210। तो भाई मेरे 210 का एक आपके पास ओपनिंग बैलेंस है और 120 का बैलेंस आ रहा है, तो दैट मीन्स डीटीएल आपके पास कितना हो गया आज की डेट में 330। तो भाई मेरे अगर 330 आपके पास डिटेल हो जाता है तो आप एक काम करो, उसने पूछा है 31 मार्च 24 को आपके पास डिटेल का बैलेंस कितना होगा, दैट विल बी 3,30,000 रुपये। इसको पहले आप मार्क कर सकते। नेक्स्ट, उसके बाद फिर हमें कहते हैं रिवर्सल ऑफ डीटीए कौन से अमाउंट में होगा, डीटीए कौन से बैलेंस में रिवर्स होगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपको ऊपर एक फंडा लिखा हुआ है कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, जो पिछले साल अगर आप याद करोगे पिछले साल ये डिसअलाउड था, इस साल अलाउ करेंगे, राइट। तो इस साल अलाउ करेंगे, पिछले साल ये डिसअलाउड था, 82,000 का अमाउंट आ गया। तो एज यू नो दैट बेटा पिछले साल का डिसअलाउड था, इस साल अगर अलाउ करेंगे तो 82,000 के ऊपर 20% दैट इज 16,400 ये आपका डीटीए रिवर्स हो जाए, राइट। तो जो रिवर्सल डीटीए है आपके पास दैट विल बी 16,400। अब आप वापस उस क्वेश्चन पे आ सकते हैं जो मैं आपको कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने क्या बोला है कि अब बताओ डीटीए का बैलेंस क्या होगा। लेट्स से डीटीए का जो ओपनिंग बैलेंस है, अगर हम यहां पे डिस्कस करते हैं भाई, डीटीए का जो ओपनिंग बैलेंस है, आप पहले क्वेश्चन में देख लो भाई, डीटीए का ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड दैट इज गिवन टू अस एज 120, राइट। 120 का डीटीए का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। इसमें से अभी तक अप्रोक्सीमेटली 16,400 का डीटीए रिवर्स हो गया है, डीटीए कम हो गया। आप इसका अकाउंट भी बना सकते हो, योर चॉइस, ठीक है। तो अगर आप यहां पे चेक करते हो बेटा, हमने इसको अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। और एक अनअमोर्टाइज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है एज पर टैक्स रिकॉर्ड्स 1 लाख के। तो बच्चों अगर आप याद करोगे भाई कि हमारे पास जो अकाउंटिंग बुक्स में हमने कोई पर्टिकुलरली 1 लाख के खर्चे दिखा दिए जो कि टैक्स में अलाउड नहीं थे, राइट। कोई ए आ गया और बी आ गया, तो यहाँ पर 1 लाख रुपया पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के ऊपर 20% का आपने डीटीए और बनाया, राइट। तो आप इसमें नेट में चेक करोगे बेटा, नेट बैलेंस डीटीए का मेरे पास आ जाता है 1,23,000। इफ यू वांट यू कैन प्रिपेयर दिस इन द अकाउंट फॉर्म ऑल्सो भाई, अगर बच्चे चाहे तो इसको अकाउंट फॉर्म में भी तैयार कर सकते हैं, जिससे डीटीए का अकाउंट बना लिया, राइट। ये का जो ओपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारे पास 120 आ गया, जो डीटीए आप और बना रहे हो, ठीक है। तो डीटीए हमारे पास पीएल के साथ जो हमारा और डीटीए बन रहा है दैट इज 20,000, जो रिवर्स है वो बाय पीएल करके 16,400, और आप यहाँ पे बैलेंस निकाल। तो चॉइस इज योर्स कि आप अकाउंट बनाना चाहते हो कि सीधा प्लस माइनस करना चाहते हो, इट्स बेसिकली योर चॉइस। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 1,23,600, आप इसको कैलकुलेट, राइट। तो बच्चा लोग ये हमारे पास आ गया भाई
DTA और DTL का एक छोटा सा क्वेश्चन, इसका एक क्वेश्चन और है कि परमानेंट डिफरेंस कौन सा होता है। एज यू नो परमानेंट डिफरेंस होता है समथिंग विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे डोनेशन, डोनेशन इज ऑलवेज डिसअलाउड। तो बच्चा डोनेशन जो है आपके पास परमानेंट डिफरेंस आइटम मानी जाएगी बिकॉज डोनेशन इज ऑलवेज डिसअलाउड। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास एक AS7 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन अब देखेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन गाइस, AS7 का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 का। आपको बोला है भाई एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस है 350 लाख का। आप इसमें चेक करें भाई, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आ जाता है 350 लाख रुपीस। हम लोगों ने दोस्त यहाँ पर छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टाइप अब बना सकते हैं। आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू है वो आपके पास आ गया है 350 लाख का। नेक्स्ट, आपने मटेरियल परचेज करा, खर्चे करे हैं 125 के, उसमें से अनयूज मटेरियल है 22 लाख का। तो आपके पास जो मटेरियल का एक्चुअली में अमाउंट आता है 125 माइनस 22, दैट इज 1 लाख। आई कैन से 1,03,000 या 103 लाख, आप कुछ भी कह सकते हैं, राइट। तो इट इज 103 लाख। ओके, नेक्स्ट बच्चा जो आपके खर्चे हैं दैट इज लेबर चार्जेस, दैट इज अराउंड 95 लाख रुपीस के। तो 95 लाख के बच्चा आपके लेबर चार्जेस आ जाते हैं, आप इसमें चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चा आपके पास आता है कि हमने इतना खर्चा भी और करना है कंप्लीट करने में, 115 लाख भाई साहब हमारा और खर्चा होगा कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने में। तो 115 लाख अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 115 लाख हमारा और एक्सपेंडिचर होगा। तो हम एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं कि हमारे को इतना खर्चा भी और लगना है। ओके, तो हम सारे खर्चे एक तरफ ले रहे हैं और उसके बाद नीचे लिखा है कि मशीनरी जो है 210 लाख की है, कि वैसे लाइफ 20 साल है बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम सिर्फ 4 इयर्स का मशीनरी यूज करेंगे। तो भाई 210 लाख की मशीन, वैसे लाइफ उसकी 20 साल है बट कॉन्ट्रैक्ट के लिए सिर्फ 4 इयर्स यूज, दैट मींस इसका जो डेप्रीसिएशन है दैट इज 42 लाख। तो बच्चे आप इसमें चेक करो, आपके जो सारे खर्चे मिला लो 103, 95, 115 और 42, सारे खर्चे आप मिला लीजिए बेटा, आपके पास ये आ जाता है 355 लाख। 355 लाख का बेटा आपका एक्सपेंडिचर है मेरे भाई, और आप इसमें चेक करोगे 350 लाख का आपका रेवेन्यू है, तो आपको 5 लाख का लॉस हो जाता है। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट में, पूरे कॉन्ट्रैक्ट में आपका प्रॉफिट लॉस क्या होगा। तो आंसर इज लॉस ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज 5 लाख, राइट। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपके पास एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के क्वेश्चन में बोला जाता है कि भाई 25 लाख रुपया आपने बोरो करा है और उसके लिए आपने फंड्स को बोरो करके आपने इक्विटी शेयर में पैसा लगा दिया। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस, इफ यू बोरो लोन and you are investing your money into equity shares are not your qualifying assets, ठीक है। सो इक्विटी शेयर्स आपका क्वालिफाइंग एसेट नहीं होता है, दैट इज जस्ट अ सिंपल इन्वेस्टमेंट। अब आपने क्या करा, आपने वो जो इंटरेस्ट था ना 2 लाख रुपए का जो आपको लोन पे आया, आपने उसको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड कर दिया। क्या आपने सही करा? नहीं, क्योंकि जब कोई क्वालिफाइंग एसेट नहीं तो आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते। सिंपल सा फंडा है। AS16 का रूल क्या बोलता है भाई साहब, अगर आपके पास क्वालिफाइंग एसेट नहीं आप उसको कैपिटलाइज नहीं कर सकते, राइट। तो सारे बच्चे बेटा एक चीज दिमाग में रख लेना, अगर क्वालिफाइंग एसेट नहीं इसको मैं कैपिटलाइज नहीं कर सकता। तो भाई इसमें जो बेस्ट ऑप्शन आती है वो आती है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्यों? क्योंकि एस लिमिटेड ने जो जिस पे इन्वेस्ट करा है शेयर वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। तो डायरेक्टर्स जो हैं भाई, जो इंटरेस्ट ऐड कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो नहीं करना चाहिए, वो बेसिकली पीएल में चार्ज करना चाहिए। याद रखिएगा, इट शुड बी चार्ज टू पी। अब जैसे ए ऑप्शन लिखा है इंटरेस्ट इज पेड एज एन एक्विजिशन चार्ज, क्या उन लोग को इंटरेस्ट को ऐड करना चाहिए था? नहीं बेटा, नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज क्रॉस्ड। प्रोजेक्ट आपका क्वालिफाइंग एसेट है? नहीं, क्वालिफाइंग एसेट नहीं है। ये भी लिखा है प्रोजेक्ट, देखो आपका कंपनी कहां पे इन्वेस्ट कर रही है वहां पर आपको कोई कंसर्न नहीं है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। आपने जो लोन लेकर पैसा इन्वेस्ट करा है, आपने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करा है, वो कंपनी आगे कहां पे इन्वेस्ट कर रही है, दैट इज नॉट द कंसर्न। तो बेसिकली आपने जो पैसा लगाया है वो इक्विटी शेयर में लगाया है, एंड इक्विटी शेयर इज नॉट अ क्वालिफाइंग, राइट। तो बेस्ट ऑप्शन आता है सी। ओके गाइस, नेक्स्ट आप लोगों का फेवरेट टॉपिक बच्चा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, दैट इज कैश फ्लो। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में बच्चा आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का सारा पूछा है।
तो लेट्स बिगिन विद द प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम मेरे भाई पहले यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। अब देखिए आपको कैश सेल्स लिखा है 15,56,000। आपके पास कैश सेल्स आ गया है 15,56,000। फिर आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स है 7,40,000 का ऑपरेटिंग का। अंडर डायरेक्ट मेथड आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगर आप देखते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। हाँ, अब इनकम टैक्स रिफंड के बारे में कुछ क्लेरिफिकेशन नहीं है, तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है बेटा, इफ नो इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग द इनकम टैक्स पार्ट देन इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। रिफंड मींस मनी इज कमिंग, तो मैं इसको अभी 25,000 प्लस कर रहा हूं यहां पर ऑपरेटिंग में। ठीक है, याद रखना ऑन द एजम्पशन भैया की बेस्ट एजम्पशन रहेगा कि इसको ऑपरेटिंग का पार्ट माना जाए। बैंक लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इशू ऑफ शेयर्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टमेंट की सेल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। राइट, इसको हम बाद में ले लेंगे। फिर हम देखते हैं ट्रेड पेबल्स की बात करें तो ट्रेड पेबल बेटा हमारे पास 19,60,000 है। तो 19,60,000 इज माय आउटफ्लो। नेक्स्ट अगर आप देखते हो बच्चा, मैंने ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस 120 का पे करा, तो ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंस बच्चा 120 का, ये भी मेरा आउटफ्लो है। ट्रेड कमीशन समथिंग रिलेट्स टू द बिजनेस 40,500, तो भाई मेरे 40,500 ये भी मेरा आउटफ्लो चला जाता है। 40,500 इज माई आउटफ्लो। अच्छा, नेक्स्ट अगर आप देखते हो ना, नीचे आपको एक लाइन लिखी हुई है पेमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ओवरहेड्स बच्चा बिजनेस के ही खर्चे होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माने जाते हैं बिजनेस के, तो 46,000 आपका बिजनेस का खर्चा माना जाएगा, तो यहां पर ये भी लेस हो जाए। तो जब आप इसको करते हो बेटा, दैट इज 15,56,000 प्लस 7,40,000 प्लस 25,000 माइनस 19,60,000 माइनस 120, आप इसमें चेक कर लो, माइनस 40,500 माइनस 46,000। दोस्तों इसका आंसर आता है 1,54,500 ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो भाई जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसका जो बेस्ट आंसर आता है दैट इज बी ऑप्शन। राइट, अच्छा, नेक्स्ट अगर हम इन्वेस्टिंग को लेकर आते हैं, तो इन्वेस्टिंग दोस्तों हम लोगों ने यहाँ मार्क कर ही लिया है 64,000। आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो भाई, 64,000 अपने कैलकुलेटर पे कर लो बच्चा, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है। फिर आपने इन्वेस्टमेंट सेल करी है 49,500, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है। दिस इज मनी कमिंग इन फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और मनी गोइंग आउट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 9,200, बेटा इसको माइनस कर लो। राइट, अच्छा, गुडविल की परचेज, ऑब्वियसली ये इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है दोस्तों, याद रखना गुडविल की परचेज इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, याद रखेंगे। ठीक है, तो भाई ये हम लोग जब कर लेते हैं प्लस माइनस करके, हमारा ऑप्शन आता है 54,000। थोड़ा सा सिंपल है इसलिए मैं लिख नहीं रहा, तो अब इसको सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं फाइनेंसिंग की बात करता हूं तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सिंपल सा फंडा है कि आपने जो बैंक से लोन बोरो करा है 5 लाख रुपए मनी कमिंग इन, आप इसको कैलकुलेटर पे कर सकते हैं बेटा, 5 लाख आ रहा है। आपने शेयर इशू करा 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख का बच्चा पैसा 2.5 लाख रुपए आ रहा है। राइट, फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिए अंडरराइटिंग कमीशन अगर आप पे करते हो शेयर्स के लिए करते हो 25,000 मनी गोज आउट। प्रेफरेंस शेयर्स आप रिडीम कर रहे हो 8 लाख मनी गोज आउट। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखोगे बच्चा, जो आपने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे इंटरेस्ट पे करा है मनी गोज आउट 85,600। दैट्स इट। ये करने के बाद आपके पास 1,60,600 का नेगेटिव बैलेंस आता है, जो कि आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट बन जाता है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारे पास आता है कि इसमें से कौन सी हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। यार देखो, उसने बोला है कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। अंडरराइटिंग कमीशन फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, ट्रेड कमीशन जो होती है बेटा वो ऑपरेटिंग होती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग फाइनेंसिंग होती है। तो कौन सी बच गई हमारे पास इन्वेस्टिंग के लिए, आंसर आ गया गुडविल का परचेज। राइट, चलिए फिर एक हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था ग्लो लिमिटेड का, मतलब एमसीक्यूज का लास्ट क्वेश्चन। ऑब्वियसली बच्चा ये जो वीडियो है आपके पास ये दो फॉर्म में आएगा, एक आपके पास होगा पार्ट 1 जिसमें होगा एमसीक्यू, और एक सेकेंड पार्ट में आपको वहां पर डालूंगा जिसमें होगा डिस्क्रिप्टिव। जो सेकेंड पार्ट होगा बच्चा पेपर का, वो सारा का सारा सेकेंड वीडियो में आपके पास आएगा, डोंट वरी अबाउट इट।
सबसे पहले बच्चा हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ग्लो लिमिटेड ने एक लोन लिया 5 लाख रुपए का जून 2023 में। लोन जो है उसको हमने 10 सालों में रीपे करना है दिसंबर 23। अब आप समझिए, आपने बच्चा 5 लाख का लोन बोरो करा, ठीक है, फिर आपने दिसंबर में 50,000 रीपे कर दिया। व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग लोन? 4.5 लाख का भाई आउटस्टैंडिंग लोन। अब 4.5 लाख में से आपको एक चीज पता है कि जो हमारा 50-50 हजार करके 2 किश्तें हैं, वो आने वाले 1 साल में ड्यू होगी। जो आने वाले 1 साल में ड्यू होती है वो हमारी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हो जाती है, राइट। अब जो बाकी रह गया 3.5 लाख, वो आपका 1 साल के बाद ड्यू होगा। तो समथिंग विच इज ड्यू बियॉन्ड 1 ईयर, इट इज योर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, राइट। दोस्तों, यहां पर इसका बेस्ट ऑप्शन का आंसर आता है 3.5 लाख को लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में दिखाओ और 1 लाख को शॉर्ट टर्म। ठीक है। तो भाई अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बता दीजिएगा। एंड मोर ओवर, इफ यू कंसिडर दैट दीज एमसीक्यूज आर एब्सोल्युटली मैचिंग विद योर आंसर, आप इस पर्टिकुलर 30 मार्क्स में से क्या स्कोर कर रहे हैं, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट कि भाई आप 30 मार्क्स में से क्या स्कोर करते हैं। थोड़ा आइडिया लग जाएगा भाई कि 30 में से मार्क्स कितने आए हैं। चलिए दोस्तों, वेट फॉर द सेकंड वीडियो कमिंग सून। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप राइजिंग एंड कीप शाइनिंग। बाय बाय।